बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अहम ख़बरें और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज की व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान की रिहाई के लिए हंगामी एक्शन, मामला क्या है, कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से क्या एक हंगामी स्टेप इसको कहें वो उठाया गया है, इस पर कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से आज एक केस की समाअत के दौरान बड़े अहम जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से, और इन सवालात के बाद एक थरथरी सी जो है वो कमरा अदालत में मच गई। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आज हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन के वकील को चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से क्या सवाल डाला गया, और आप हैरान होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। और आखिर में नाजरीन, बड़ों की दौड़ें आज लगवाई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने चीफ़ जस्टिस उमर फ़ारूक जो हैं वो तो चीफ़ जस्टिस हैं और उनके पास इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और जज साहब हैं जिनके पास दो बड़े इम्पोर्टेंट ज़मानत के हवाले से ही या रिहाई के हवाले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो केसेस थे वो आए। एक इनमें शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार का ये केस था। इस केस में कैसे दौड़ें लगवाई गई हैं इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो कुछ अहम तरीन अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और डेवलपमेंट ये हुई है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं इन्होंने अपनी जो काबीना है इसकी तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। और ज़राए के मुताबिक ये ख़बर सामने आ रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी जो निगरान काबीना होगी वो मुख्तसर होगी, यानी कि शहबाज शरीफ ने तो 80 के करीब कोई रखे हुए थे निगरान वज़ीर और मुआवने ख़ुसूसी वगैरह, तो इस तरह की लंबी काबीना नहीं होगी। और निगरान काबीना के जो नाम हैं वो भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं, 8-10 नाम हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन नामों के ऊपर जो गौर है वो किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं जिनके ये नाम हैं। एक तो फैसल वावडा का नाम लिया जा रहा है। फैसल वावडा खैर दोनों में से ना ब्यूरोक्रेट है ना टेक्नोक्रेट है, लेकिन फैसल वावडा के हवाले से आपको मालूम है कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो किस जगह पर हैं और किस लेवल के हैं, तो उनका नाम आना कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं होगा। दूसरे नंबर पर मेजर रिटायर खुरम हमीद रोखड़ी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, मुश्ताक सखेरा, मोहम्मद अली दुरानी का नाम जो है इस पर भी गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ जलील अब्बास जिलानी का नाम भी आ रहा है। हफीज़ शेख साहब, गोहर एजाज़, डॉक्टर शुएब शडल, एहसन भून और सरफराज भुगटी के नाम भी निगरान काबीना जो है उसमें ज़ेरे गौर हैं। इसके अलावा जुल्फ़िकार चीमा, शमशाद अख्तर, रज़ा बाकिर, इश्तर औसाफ और साथ ही साथ मोहसिन जुगनू, आयशा रज़ा फ़ारूकी, इनके नाम भी निगरान काबीना के लिए ज़ेरे गौर हैं। तो ये वो तमाम नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे जिनके ऊपर गौर इस वक्त किया जा रहा है कि किन किन को निगरान काबीना के अंदर शामिल किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो 16 माह में शहबाज हुकूमत करके गई है, एक तो महंगाई, इन्होंने तमाम रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, आवाम की पहुँच से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दूर कर दी हैं। इसके साथ ही इनके आफ्टर शॉक्स भी कुछ आ रहे हैं। एक तो डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है, और दूसरे नंबर पर अब ये ज़राए से ख़बर सामने आई है कि आज के दिन ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपना जो पहला बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से है, और तकरीबन 28 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से इस वक्त ख़बर गर्दिश कर रही है। यानी कि 273 का है तो इसका मतलब है 300 से ऊपर पेट्रोल भी चला जाएगा। 300 या 301 पेट्रोल की भी कीमत हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो डॉलर है वो तो ऑलरेडी 300 से ऊपर जा चुका है। तो जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी अब आना आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे महंगाई के हवाले से। जस्ट इमेजिन कि अभी तक जो महंगाई हुई है ये आफ्टर शॉक्स नहीं है,
ये जो वो करतूत करके गए हैं शहबाज हुकूमत, PDM हुकूमत, उसमें तो इन्होंने आवाम को बिल्कुल ही मार कर रख दिया है। लेकिन अभी इसके आफ्टर शॉक्स भी कुछ आना बाकी हैं, जिनमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और इस हवाले से डॉलर 300 से ऊपर जा चुका है और पेट्रोल की जो कीमत है वो भी 300 तक जाएगी। आज जो है वो इस हवाले से फ़ाइनल फ़ैसला होगा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी बढ़ानी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ये जो फ़ैसला है वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम ख़बर है और मामला कुछ यूँ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक अहम केस की जो समाअत है वो हुई, बल्कि दो अहम मुकदमों की जो समाअत थी वो हुई। एक तो एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा था, दरख्वास्त आई थी, उसकी समाअत हुई, और एक इलेक्शन कमीशन की जो सिंध में उन्होंने कुछ सूबाई हल्का बंदियाँ की थी, इस हवाले से एक दरख्वास्त थी उन हल्का बंदियों के अगेंस्ट। लेकिन इसमें असल मुद्दा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बड़े अहम सवालात हैं और कैसे इन सवालों के जवाब में इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने हैरान किया। पहले तो ये सुने, फिर उसके बाद एहसन इकबाल वाले मामले के ऊपर भी मैं आता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ ही जो दरख्वास्तें थी, इस पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, ये दो रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। तो इस पर एक तो ये हुआ कि अदालत ने ये हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया और ये कहा कि ये जो मामला है ये अवामी मफाद का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का जो मामला है वो आ चुका है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो शफाफ तरीके से करे। तो ये तो हिदायत कर दी और ये भी कहा कि ये जो मामला है हल्का बंदियों का, ये जो है वो सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है, तो इस वजह से इस मामले को देखा जाए, इलेक्शन कमीशन को ये भेजा। लेकिन असल मुद्दा ये हुआ कि इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से सवाल पूछा गया कि जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे थे, DG लॉ थे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को, उनसे ये पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो डिबेट है यही कि इलेक्शन 3 माह के अंदर नहीं होंगे और अब वाकई 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं। इसके बाद भी ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो जिस तरह से कहते हैं ना, आपने किसी को जब कहना हो पता नहीं तो इशारतन आप अपने कांधों को उठाते हैं और ये आप जिस समय एक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से करते हैं। इस तरह से जो एक्ट है वो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे DG लॉ की जानिब से किया गया और इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब हमें भी नहीं मालूम कि जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन को जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने ये कहा, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने मुस्कुराते हुए ये कहा अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख़ तय ही नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात को हल करे। तो ये जो है वो एक अहम वाक़या था जो हुआ आज दौरान समाअत, और इसमें एक चीज़ जो कन्फर्म हो गई वो ये कि इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, और चीफ जस्टिस साहब ने भी को भी गालबन ये मालूम है, उनके रिमार्क से ये पता चलता है कि वो भी कह रहे हैं जी कि अभी तक इंतखाबात की कोई जो तारीख़ है वो तय नहीं हुई। और फिर एक और भी इस वक्त मसला डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सारा शेड्यूल वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं, या अगर इख्तियार इलेक्शन कमीशन को भी दिया गया तो ज़ाहिर सी बात है अगर 90 दिन में भी होना है तो वो इलेक्शन की तारीख़ और शेड्यूल जारी करता है, लेकिन अभी तक वो भी जारी नहीं हुआ। आज 15 तारीख़ हो गई है, 9 तारीख़ की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं। तो इसका साफ साफ ये दोनों चीज़ों का मतलब ये है, या इसमें जो इशारे हैं वो ये हैं कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर नहीं होने जा रहे, इलेक्शन डिले होंगे, और जो इस वक्त डेट दी भी जा रही है वो मार्च के हवाले से बताया जा रहा है जी कि मार्च में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत थी। उन्होंने बेसिकली जब 2018 में वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने एक तकरीब में ये खिताब किया था और कहा था कि उनका खिताब का जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने क्या कहा था जी, उन्होंने ये कहा था जी कि किसी फ़ौजी अफसर या जज की तरह हमारी भी इज़्ज़त होती है। तो ये अल्फाज थे उनके जिनके हवाले से उनके ऊपर तौहीन अदालत का जो मुकदमा है, जो दरख्वास्त है वो आई। बहरहाल आज ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब की जानिब से खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा जी कि ये मैटर है, पहले तो दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपकी मेहरबानी आप हमारे नॉलेज में ये मैटर लेकर आए, लेकिन तौहीन अदालत लगानी या नहीं लगानी ये हम तय करेंगे, और दरख्वास्त जो है वो उनकी खारिज कर दी। लेकिन इसमें भी आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एहसन इकबाल साहब की तारीफ़ की है चीफ जस्टिस साहब ने, और ये कहा है कि वो जो है वो दानिश्वर हैं
और साथ ही साथ नज़्म व ज़ब्त वाले वो आदमी हैं। तो ये दो अल्फाज उनके लिए चीफ जस्टिस साहब ने इस्तेमाल किए कि वो बड़े नज़्म व ज़ब्त यानी कि टाइम टेबल के बड़े पाबंद हैं और बड़े दानिश्वर हैं। अब जब इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया था और ग़ालिबन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको पेश किया गया था, जब अदालत ने हुक्म दिया था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था। तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा वावेला मचाया गया था कि देखें इमरान खान साहब को गुड टू सी यू इन्होंने क्यों कहा। लेकिन अब यहाँ पर वो एहसन इकबाल साहब को भी नज़्म व ज़ब्त यानी कि कायदा का पाबंद और दानिश्वर कह रहे हैं, लेकिन वो तमाम साफ़ी हल्के कह लें या वो तमाम जो जमातें हैं या मीडिया चैनल्स जो हैं जो कि ये दिखा रहे थे, उनके हवाले से वो अब इस मामले के ऊपर खामोश क्यों हैं। तो साफ ज़ाहिर है एक प्रोपेगेंडा था उस वक्त जो है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से वो सारी चीज़ें आप रिवाइंड करके देखेंगे क्या क्या उस वक्त जो है वो नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल खामोशी है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर भी बोलना चाहिए या तनकीद होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अगर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था तो वो ये नहीं था कि वो कोई इमरान खान को फेवर दे रहे हैं। ये नॉर्मल रूटीन में इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होती हैं। रूटीन में ज़ाहिर सी बात है जजेस भी ज़रूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल खामोशी से चुप करके मुकदमा सुनते रहें। अगर वो इस तरह के अल्फाज कह देते हैं तो इसमें कोई जो है वो ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको पता नहीं किन किन चीज़ों से जो है वो जोड़ते जाएं। तो इस वजह से ये आज का जो मामला था वो मैंने आपके सामने रखा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है, कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो एक मुकदमा हुआ है शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा का, इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो दौड़े हैं बड़ों की वो लगवाई गई हैं। एक तो ये हुआ है कि शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी साहब अभी तक वो रिहा नहीं हुए। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया और कहा कि उन्हें कल अदालत में पेश किया जाए। और वो जो MPO के हवाले से कहा जाता है कि जी इसके तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो 3 महीने से ही वो गिरफ़्तार हैं या 2 महीने से वो गिरफ़्तार हैं, तो ये जो सारा का सारा रिकॉर्ड है वो भी अदालत के सामने पेश किया जाए। और इसमें अदालत ने जो DC इस्लामाबाद हैं और जो SSP ऑपरेशंस हैं इनको शोकाज नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया है और ये कहा है कि कल इन दोनों को अदालत के अंदर आप पेश करें। ओवरऑल जो प्रोसीडिंग है उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें जो वकील शेर अफजल मुरवत साहब हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये बताया, दलाइल इख्तियार किए कि ये 7वां MPO आर्डर पास हुआ, मुलजिम 90 रोज़ से जेल में है। अदालत की हिदायत पर फिर ये MPO जो आर्डर है वो पढ़ा गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि इससे पहले DC ने कौन सा MPO का आर्डर पास किया था। शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ पहले का भी जो 3 MPO आर्डर था वो पढ़ा गया, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी 3 MPO के जो है वो आर्डर जारी हुए और उनको नज़रबंद किया गया। फिर इसमें वकील साहब ने कहा जी शेर अफजल मुरवत साहब ने इमरान खान साहब को भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 7 मुकदमात में गिरफ़्तारी हुई, फिर वो ज़मानत पर रिहा हुए। 7 MPOs के आर्डर्स शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ अब तक गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं, जिस पर अदालत ने यह कहा कि कौन सी जगह रह गई है, क्या सिर्फ बलूचिस्तान ही रह गया, यानी कि इतनी ज़्यादा जगहों से हो चुके हैं ये ऑर्डर्स। तो शेर अफजल मुरवत साहब ने कहा जी कि बलूचिस्तान और सिंध 2 जगह रह गई हैं जहां से अभी MPO जारी नहीं हुए। तो इसके साथ ही सरकारी वकील की जानिब से MPO का ऑर्डर पढ़ा गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि किस तारीख़ को उकसा रहा था जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कुछ नहीं, यानी कि बेसिकली ये होता है कि ये उकसाएँ ना। तो इस पर कहा जी कि क्या उकसा रहा था या किस वजह से आपने उनको नज़रबंद किया। तो मज़ीद कहा जी कि आपने किसी शहरी को हिरासत में रखना है तो इसकी वजूहात देना होंगी, ये जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा। और इसके साथ ही फिर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को शोकाज नोटिस जारी किया गया और कल जो है उनको जो 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड है उसके समेत तलब भी किया गया और शहरयार अफरीदी को अदालत में पेश करने का जो हुक्म है वो भी दिया गया और साथ ही साथ शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं उनको भी पेश करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ा हुक्म था, जिसके बाद बड़ों की जो दौड़ें हैं वो लग चुकी हैं और अब इन्हें पेश जो है वो करना पड़ेगा दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत में। आखिर में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। वो थोड़े से मुतहरिक हुए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। एक तो उन्होंने कल जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी की तकरीब थी उसमें उन्होंने अपने तकरीर में ये बयान दिया था
कि फेयर ट्रायल का और इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए, इस तरह का उनका बयान था। और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनको कैसे जो है वो पूरा फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, अपने हक़ में अपने दिफा में गवाहान वगैरह पेश नहीं करने दिए गए। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठकर बैठें और बातचीत वगैरह करें। एक तो ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस हवाले से मुतहरिक हुए हैं, और दूसरा नाज़रीन इस वक्त ये दावा भी सामने आया है, राना अज़ीम साहब की जानिब से ये जो ख़बर है वो दी गई है कि इमरान खान साहब से बात करने के लिए डॉक्टर सदर आरिफ अलवी को एक मरतबा फिर से कहा गया है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो पैगामात पहुंचाए गए हैं तो इमरान खान साहब ने इनकार किया कि वो बाहर नहीं जाएंगे, ये उनका मुल्क है और इसी मुल्क में ही वो रहेंगे, चाहे जेल में रखें या जो कुछ मर्ज़ी करें। तो ये आज की आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।